हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीटो साइन क्लासेज में। और आज की हमारी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिसको हम प्रैक्टिस सेशन के रूप में लाए हैं। और आज का हमारा है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ से बहुत बार ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये पेडागोजी भी इसी तरीके से आते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, ऐसा मतलब कथन वाला क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं सीडीपी में। तो कथन ए कर रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क आर कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन पे देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कथन ये कहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। नहीं, हमें पाठ्य पुस्तक को सीखने का केंद्र नहीं माना गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला तर्क ए गलत हो जाएगा, कथन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद तर्क देखते हैं। तर्क कहना है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। नहीं, वहाँ यानी ये दोनों हमारा जो तर्क है, कथन ए और तर्क आर, ये दोनों हमारा गलत है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि ए और आर दोनों क्या है, दोनों गलत हैं। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे क्लास को, जो भी हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी क्लास आपको समय से मिलती रहे। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। यानी उसको पहला ऑप्शन है कि कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों को उत्तर निर्धारित करता है। कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नहीं, ये भी हमारा गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थी को उचित पुरस्कार देकर उनको व्यवहार को नियंत्रित करता है। हमें बच्चे को पुरस्कार दंड एवं पुरस्कार नहीं देना है। एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि जहाँ बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी जहाँ बच्चे सहयोग करके सीखे तो क्या करेंगे, वो जल्दी सीखेंगे। और वो हमारे सामाजिक रचनावादी कक्षा सीखने का एक बेहतर उदाहरण है। यानी जब बच्चा सहयोग करके सीखता है, एक दूसरे से बच्चा जब सीखता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है। एक प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता क्या है। शिक्षक की गतिशीलता, या लचीला समूहीकरण, या बच्चों की स्वायत्तता, या बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। हाँ, तो जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है तो उसमें शिक्षक की गतिशीलता भी होनी चाहिए, लचीला समूहीकरण भी होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता होनी चाहिए, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए। इसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं कि किसमें पहला और दूसरा। तो ये हमारा 1, 2, 3 और 4 हमारा ये सब का सब सही है। तो हमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। हमें बच्चों को अलग भी नहीं करना है। शिक्षार्थियों को वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करना है। हमें बच्चों को डर भय से नहीं पढ़ाना है। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती हैं। नहीं, शिक्षक अपने आप को कभी ज्ञान का परम स्रोत नहीं मानेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 4 बच गया कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती। हाँ, हमें प्रत्येक शिक्षार्थी पर, प्रत्येक विद्यार्थी पर हमें व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल उस पर ध्यान देना है। तब बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, यानी कि हमारा मेन बच्चा है। उसके बाद हमारा 5वां है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। हमें यही क्वेश्चन देखना है कहाँ पे नहीं है। जहाँ पे नहीं आ जाएगा हमें उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है। कह रहे हैं कि कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है। पहला है ऑप्शन कि स्कूल परिवेश का सुरक्षित व्यवहार, सुरक्षित बच्चों के अनुकूल बनाना। उसके बाद दूसरा है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। उसके बाद है हमारा कि विद्यार्थियों के ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। तो ये इसमें नेगेटिव पूछा है, कौन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है। तो नेगेटिव का भाई
निगेटिव होता है। तो इसमें हमारा निगेटिव कौन होगा, जहाँ पे बच्चे निष्क्रिय हैं तो वो हमारा निगेटिव होगा, यानी विद्यार्थियों के ज्ञान के निष्क्रिय गुणवत्ता के रूप में पहचानना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज़ हमारे क्लास को आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किसका स्थान नहीं है। इसमें भी निगेटिव पूछा है। इसमें पहला दिया है कि डिजिटल तकनीकी एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक खेल व अनुभव से सीखने पर बल, केवल संरचित पाठ्यक्रम सामग्री पर बल देना। 4 ऑप्शन है हमारे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ सक्रिय की भागीदारी। तो हमने बोला है कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव, इसमें क्या है बोल रहा है कि नहीं है। तो हम क्या बताए हैं आप लोग को, जहाँ पे केवल ही मात्र जहाँ पे सब ऑप्शन मिले हमें वो क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जहाँ पे केवल दिखेगा कि केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, जो हमारी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें उसका लर्निंग कैसा होना चाहिए। तो इसमें हमारा लर्निंग होना चाहिए ज्ञान का सक्रिय रूप से, जहाँ पे सक्रिय है वो हमारे लिए पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा है सक्रिय द्वारा निर्देशित किया जाता छात्र उसी के, जहाँ पे निष्क्रिय आ गया छात्र सक्रिय प्राप्तकर्ता होते निष्क्रिय नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा उद्दीपन और प्रतिक्रिया का युग्म अनुबंधन से होता है नहीं, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो हमारे पास राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा कि जब वो ज्ञान की क्या कहते हैं, वो सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, यानी बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे मतलब कि अपने हाथ से करके जल्दी सीखते हैं, यानी हस्तपरक। तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम और सजा का प्रयोग में नियंत्रित होता है नहीं, बच्चे को हमें ना सजा देना है ना इनाम देना है। बच्चे को सख्त निगरानी में बच्चों को रखना चाहिए नहीं, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है। सीखने को सुसाधित करने के विधान और अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बच गया 4, यानी सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और समाध होते हैं। यानी बच्चे क्या होते हैं, सीखने का जो आधार है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अनुभव से और संवाद यानी बात विचार करके बच्चे सीखते हैं जल्दी, तो हमारा वो हमारा रचनात्मक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को स्वनिर्देशित आंतरिक के रूप में देखा जाता है या शिक्षक सीधे निर्देशित, यानी हमें क्या शिक्षक को सीधे निर्देश नहीं देना है और पाठ्य पुस्तक ही है ना, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और बचे एक निष्क्रिय, यहाँ पे जैसे निष्क्रिय देख लिए हम, तो हमारा ऑप्शन ये हमारा तीनों ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा कि जब अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि कथन ए कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए और बच्चे को नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों का नियंत्रण में रखना चाहिए। तरीक आर कह रहा है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। तो बच्चे को हमें नियंत्रण में नहीं रखना है और बच्चे को जब नियंत्रण में रहेंगे तो बच्चे जल्दी नहीं सीखेंगे। तो ये हमारा दोनों कथन ही गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी आपको क्लास है समय से आप सबको मिलती रहे। तो इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, और चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग हैं, कहाँ चला गया, हाँ चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर पाए। शिक्षक सभी सीखने का केंद्र है, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षा है। हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चे को ही वाला जो ऑप्शन है हमारा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा परीक्षा भी नहीं है सीखने का, और सभी
शिक्षक सभी सीखने और सिखाने का केंद्र है। और इसके बाद पहला ऑप्शन है हमारा कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि से, जब बच्चे मीनिंगफुल एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं तो अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर पाते हैं, तो वो हमारा एक प्रगतिशील कक्षा हुआ, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों के अनुरूप करके सीखने के पद्धति पर पालन करती हैं। दूसरा है कि बारंबार अभ्यास और रटना, यानी बच्चों को हमें यहाँ पे रटना नहीं सिखाना है। और अनुसूचित करते हैं कि अधिगम परीक्षाएं की तरफ नहीं, हमें परीक्षाओं के लिए सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देते हैं, नहीं बच्चे को हमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं देना है। तो हमारे पास राइट आंसर बच गया कि वो क्या करना चाहिए, बच्चे को रुचि के अनुरूप करके सीखना है। हमारा एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। केवल योगात्मक केवल आ गया। देखिए इसमें हम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं, देखिए इसमें है केवल है, इसमें ही है, और शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, क्या है हमारा बाल केंद्रित। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, हमारे पास ऑप्शन पहला ही बच गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अपने राइट आंसर हम चूज कर सकते हैं कि बच्चे को उपयुक्त शिक्षा क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। तो बेहद कठोर नहीं, जहाँ पे कठोर आए तो वो हमारा ऑप्शन गलत है। विषय को खंडित रूप में संगठित करने जिसमें विषय को कोई पारस्परिक संबंध नहीं हो, नहीं संबंध होना चाहिए। उसके बाद हमारा है बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाते हैं, जानकारी को असंगठित टुकड़े में प्रस्तुत करते हैं, नहीं। तो हमारे पास जो राइट आंसर बच गया वो 3 बच गए हैं कि बच्चों को रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कैसी होनी चाहिए। शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, नहीं, बच्चे कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों का ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रट कर, हमें रटने पर भी एनसीईआरटी कहता है कि रट के नहीं पढ़ना है। शिक्षार्थियों को अधिकतर अनुकरण करके सीखता है, शिक्षार्थी क्या कहते हैं नकल करके सीखते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है, जो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। वे विधियां जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास होते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, शिक्षार्थी के लिए शिक्षक द्वारा निष्कर्ष निकलना नहीं, पारंपरिक व्याख्या नहीं, हमें बच्चों को व्याख्या भी नहीं देना है। और सीखने का केंद्र नहीं, पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर बच गया पहला ही, वे विधियां जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग हमारे पास कुल 30 क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में कितना सही हुआ। चलिए तो 17 देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र किससे स्थान देती हैं। विद्यार्थी को स्थान देती हैं, या अभिभावक को देती हैं, या अध्यापक को देती हैं, या परीक्षाएं को देती हैं। तो जो हमारी प्रगतिशील जो शिक्षा है वो किसको देती है, तो हमारे विद्यार्थी को देती है, क्योंकि मेन तो बच्चा है, सेंटर में कौन है, हमारा बच्चा है, बच्चा ही केंद्र बिंदु है। बच्चे को जो भी चीज़ें अच्छी लगे, जो बच्चे जिस चीज़ में रुचि लेता है उसी विषय को हमें पढ़ाना है, उसी का हमें बच्चे को अनुसार, यानी बच्चा शिक्षा के लिए है, बच्चा ये नहीं, शिक्षा ही बच्चे के लिए नहीं है, बच्चा के लिए शिक्षा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना निष्क्रिय है। हम बोले हैं कि निष्क्रिय जहाँ पर रहेगा वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, परीक्षा नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा कि सक्रिय और सामाजिक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानते हैं। जहाँ पे हमारा सक्रिय रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानते हैं, नहीं, अध्यापक को ज्ञान के स्रोत नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण कर नहीं, जहाँ बच्चा निष्क्रिय आ रहा है वो हमारा ऑप्शन गलत है।
और पाठ्य पुस्तक तो कभी नहीं, यानी ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती हैं। उसके बाद हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। अगर हम किसी भी बच्चों को नामीकरण करते हैं या उन्हें वर्गों में हम उसको बांट रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा कि बच्चे के सामूहिक में हीनता और सीखने को लाचारी को जन्म देगा। यानी सभी बच्चों को अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों को आत्मसम्मान और प्रदर्शित करने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि उन्हें वर्गों में बांटना, बच्चों को नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना, ये क्या है, वो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। हमें बच्चों को नामीकरण नहीं करना है, हमें उनको वर्गों में नहीं बांटना है और हमें बच्चों को एक दूसरे से कंपटीशन भी नहीं कराना है। तो हमारा नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। श्रेणीबद्ध कठिनाई कार्य देकर या मानकीकृत निर्देश देकर। तो यहाँ पे हमारा मानकीकृत निर्देश देकर नहीं होगा, केवल हमारा गलत हो जाएगा। और विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके नहीं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध कठिनाई कार्य के कार्य देकर। यानी इसमें क्या होता है, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरी कर। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें कोई बच्चा की IQ ज़्यादा है, तो वो बच्चा वो अपने सहपाठी है, उसमें क्या होता है, उसको भी पूर्ति कैसे की जा सकती है। उसको हम क्या करेंगे, उसको कुछ कठिनाई वाले कार्य देकर, नहीं तो वो भी बच्चा क्या हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी अपनी असफलताओं का कारण अपनी योग्यताओं की कमी को मानता है। वह योग्यता की अस्थायी मानती है और मानता है कि योग्यता प्रयास द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह विचारधारा किस स्थिति को जन्म दे सकती है। यानी एक विद्यार्थी, एक छात्र है, अपनी वो फेल हो जाता है, वो अपनी जो उसकी योग्यताओं को क्या होता है, जो फेल हो गया तो वो अपनी योग्यताओं की कमी मानता है और योग्यताओं को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयास द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो वो उसके अंदर कैसी विचारधारा को जन्म दे सकती है, तो वो होता है, वो हमारे देगी अधिगम असहायता को। किसकी देगी, वो हमारा विचारधारा को अधिगम असहायता। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबल रूप से, उसके बाद इस पे खाली स्थान है कि शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों में सहायक होते हैं। तो बाल केंद्रित, यानी प्रबल रूप से बाल केंद्रित सर्जन, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों में सहायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्जन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमें अध्यापक वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल से ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे अध्यापक। तो हम इस तरह से हम अपने 3 ऑप्शन को हम छांट सकते हैं। तो हमारा बच गया यही, यानी इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। जो मानते हैं कि जो रचनावाद का समर्थन करने वाले हैं वो किसको महत्व देते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा स्तरीय प्रविधियों को कि व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करने पे या चिंतन के अभिसारिक तरीकों को। तो किसको मानते हैं, ये मानते हैं बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। इसका राइट आंसर 24 का पहला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता को किस तरह समझा जाता है। ज्ञान के निष्क्रिय, हमें बच्चों को कभी भी निष्क्रिय नहीं मानना है, ज्ञान के सक्रिय भागीदार के स्वरूप में केवल भी नहीं मानना है। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में अक्षम नहीं, ये 3 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। तो हमारे पास बच गया हमारा दूसरा 25 का 2 कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में हमें उस तरह समझा जा सकता है। उसके बाद है 26 से कि करके सीखना, जो हमारा करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम का एक है कक्षा की विशेषता है। कैसी करके सीखना किस पे देता है, व्यवहारादि पे, प्रगतिशील पे देता है कि अध्यापक नहीं, निष्क्रिय नहीं। हमारा अध्यापक निष्क्रिय ऑप्शन गलत हो जाएगा, व्यवहारवादी भी नहीं, क्या है ये हमारा प्रगतिशील है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्राधान्यता देती है? अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में, कि परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, कि विद्यार्थियों के मत और अनुभव को। तो जहाँ पे बच्चे की अनुभव है, बच्चे का मत है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 27 का 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, या अधिगम द्वारा स्व मूल्यांकन को, या मानकीकृत पाठ्यचर्या को, या व्यवहार का अनुकूलन को। तो ये किसको मांगती हैं? जो लर्नर है, यानी जो अधिगम करता है, उस क्या करता है? वो स्व मूल्यांकन, यानी खुद का अपना मूल्यांकन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 का दूसरा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या को, पुरस्कार दोनों का इस्तेमाल को। हमें ना मानकीकृत पाठ्यचर्या देना है, ना बच्चों को इस पुरस्कार देना है, और व्यक्तिगत भिन्नता पे या योग्यता में सत्यवादी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कि व्यक्तिगत भिन्नता पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका इनमें कितना में 30 में आपके कितने सही हुए। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, या दूसरा है कि एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा पुरस्कार, हमें पुरस्कार नहीं देना है, हमारा ऑप्शन 1 खत्म हो गया। एक कक्षा शिक्षक निर्देश देता है, हमें शिक्षक को निर्देश भी नहीं देना है। एक कक्षा जिसमें छात्र चाहे तो, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बच गया? पहला ही बच गया, यानी एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे और शिक्षक क्या करे? बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना में